हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज के इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम में हूबहू लड़ेगा, एकदम 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास एकदम आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद ना हो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो भी बच्चे इस क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार का लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। या क्वेश्चन पूछ देता है कि इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता है कि मानव हृदय में कितने भाग होते हैं, या मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो मानव हृदय में बाबू कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कितने भाग होते हैं। तो मानव हृदय में आपको याद रखना है 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान बाबू किसके बराबर होता है। तो म्यू का जो मान होता है ये साइन आई बट्टा साइन आर के बराबर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और साइन आई बट्टा जो साइन आर है ना बाबू, ये स्नेल के नियम का गणितीय रूप है। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान बाबू किसके बराबर होता है। तो साइन आई बट्टा साइन आर के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। आज के इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहे हैं। और ये 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में एकदम जाके हूबहू लड़ेगा, एकदम डिट्टो लड़ेगा। और 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको अभी के अभी आपको याद कर लेना है। तो क्लास छोड़ के आप लोग भागिएगा नहीं, क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग अभी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। यानी उपयुक्त का मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी और हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है या हजामत बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण को आप लोग जितना पास लाइएगा ना उतना आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है। तो जो भी हम लोग सेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो इसमें बाल अगर छूट जाता है ना कहीं पे, तो जितना पास से हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में, तो जो छूटा हुआ दाढ़ी है वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, फिर से बना लेते हैं। यानी दाढ़ी बनाने में आसानी हो जाता है अवतल दर्पण से। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि दाढ़ी या हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है ये साफ जल में रहता है, यानी साफ जल में उत्पन्न होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ये गंदा जल में पनपता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे जल है, जल जो है ना लेंस में, लेंस को घिसना पड़ता है, तो जल के द्वारा घिसा जाता है। तो जल का तो उपयोग होता है लेंस बनाने में। जो लेंस होता है ना वो कांच का भी लेंस होता है और प्लास्टिक यानी फाइबर का भी लेंस होता है। तो लेंस बनाने में ये 3 चीज का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग जो है ना लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। लेंस आप लोग जानते हैं ना, जो चश्मा आप लोग देखें जो इसमें शीशा लगा होता है, ठीक है ना, वही क्या होता है बाबू, लेंस होता है। इसको घिसना पड़ता है, तो जल के द्वारा इसे घिसा जाता है। जो लेंस है ना ये कांच के भी बने होते हैं, और जो लेंस है ना ये फाइबर यानी प्लास्टिक के भी बने होते हैं। लेकिन लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा बाबू किससे प्राप्त होता है, किसके नाभिक को विस्फोट करने पे विपुल मात्रा में, बहुत मात्रा में ऊर्जा एनर्जी मिलता है। तो आपको याद रखना है यूरेनियम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा हमें किससे मिल सकता है? तो यूरेनियम से मिलेगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो आप लोग देखते हैं ना, शादी बारात में जनरेटर आता है और उसको चलाया जाता है और उसी से हमें क्या मिलता है? विद्युत मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और उसका हिंदी नाम क्या है? जनित्र है। ये सब क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखिएगा, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है उसे जनित्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं। उसी से ना बाबू बिजली मिलता है शादी ब्याह में, या ऐसे भी हम लोग चलाते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में बाबू वृक्क है, इसे हम लोग किडनी भी बोलते हैं। तो मनुष्य का जो वृक्क है यानी जो किडनी है, ये किससे संबंधित है आपसे पूछ रहा है। तो मनुष्य का जो वृक्क यानी किडनी है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। किडनी क्या करता है? जो भी हमारे शरीर में कचरा होता है, हानिकारक पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो किडनी है इसका आकार कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कि जो किडनी होता है ना, इसका आकार होता है सेम के बीज के समान। इसे आप लोग याद रखिएगा। किडनी का आकार कैसे होता है बाबू? सेम के बीज के समान होता है। और हमारे शरीर में कितना किडनी यानी कितना वृक्क पाया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो हमारे शरीर में 2 किडनी यानी एक जोड़ा, 2 को क्या बोलते हैं बाबू? एक जोड़ा बोलते हैं ना। तो एक जोड़ा किडनी पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान। क्वेश्चन पूछ देगा, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी जो मनुष्य का वृक्क यानी किडनी है वो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि पराग कोश में होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में बाबू क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आप लोग सुने हैं ना कि जो पेड़ पौधा है वो ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन जो बाबू ऑक्सीजन वो कैसे देता है? वो बनाता थोड़ी है। पेड़ पौधा जो है ना बाबू, जमीन से क्या लेते हैं? जल लेते हैं, H2O, ठीक है ना। और जो अपना भोजन बनाते हैं ना, उसमें ग्लूकोज बनाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए, तो हाइड्रोजन जितना होता है ले लेते हैं। और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो बचता है ना, जो जल में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है? हरे पेड़ पौधों में। और हरा पेड़ पौधा जो होता है ये ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। कैसे देता है बाबू? तो जो जमीन से वो जल लेता है ना, उसी में का हाइड्रोजन वो यूज कर लेता है, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन बचता है उसको क्या करता है? पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? श्वसन में उपयोग करते हैं ऑक्सीजन को। तो जब भी क्वेश्चन आएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाबू किससे अलग होकर बाहर निकलता है? तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है। अब आपको बताना है मैग्नीशियम यानी Mg किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम बाबू किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। और इसे क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो क्लोरोफिल को बोलते हैं हिंदी में हरित लवक। हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो हरित लवक होता है यानी जो क्लोरोफिल होता है, ये कहां पे पाया जाता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और ये इसका कलर कैसा होता है क्लोरोफिल का? तो हरा होता है। इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो हरे होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा क्यों होता है? तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होता है बाबू वो हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि क्लोरोफिल हरा रंग का होता है, और ये क्लोरोफिल जो है ना वो पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। और क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि इंसुलिन की कमी के कारण से रोग होता है। अब आपको बताना है इंसुलिन के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन क्या है बाबू? एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में बनता है, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो जितना भी हम लोग चीनी खाते हैं ना, उसका वो क्या करता है? पाचन करता है। अब इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगा हमारे शरीर में, अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, तो जो भी हम चीनी खाएंगे उसका पाचन नहीं हो पाएगा, वो पचेगा नहीं, वो हमारे शरीर में बढ़ते जाएगा। तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? शुगर रोग हो जाएगा, नहीं हमारा जो ब्लड है वो भी मीठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हमें डायबिटीज हो जाएगा, यानी मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसे हम लोग शुगर रोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इंसुलिन के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी के कारण से हमें मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विद्युत बल्ब का ये तंतु यानी जिसे हम लोग फिलामेंट भी बोलते हैं। तो विद्युत बल्ब का जो ये तंतु है यानी जो ये फिलामेंट है ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको याद रखना निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है यानी पृथ्वी के बाहरी आवरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है वो किसके कारण से बढ़ता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ता है आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से बढ़ता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है यानी किस गैस के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, तो मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे आप लोग याद रखिएगा CO2। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन यानी ना ही वो अम्लीय लगेगा ना ही वो क्षारीय लगेगा, तो उस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो उदासीन विलयन का बाबू पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जल बाबू कैसा होता है? तो जल हमारा जो होता है ना ये उदासीन होता है, ना ही ये अम्लीय लगता है ना ही ये क्षारीय लगता है, तो जल उदासीन है। और जल का भी पीएच मान बाबू कितना होगा? तो जल जब उदासीन है तो इसका भी पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन होता है कौन अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता है? तो अमीबा जो होता है अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता है। पैरामीशियम भी अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता है। लिस्मेनिया भी क्या करता है? अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता है। यानी इन सभी में क्या होता है बाबू? द्विखंडन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। आप लोग याद रखिएगा कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है ना ये आप लोग याद रखिएगा, फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और फूल में मादा प्रजनन अंग, ठीक है ना, यानी स्त्री वाला फूल में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो ये भी आपको याद रखना है जयांग। दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है और फूल में जो मादा प्रजनन अंग होता है वो जयांग होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए अंडाणु निषेचित होता है यानी स्त्रियों में कितने अंडाशय पाए जाते हैं यानी अंडाणु पाए जाते हैं? तो स्त्रियों में 2 अंडाणु पाए जाते हैं। और इसका निषेचन कहां पे होता है? तो आपको याद रखना है फैलोपियन नलिका में, ठीक है ना। इसका निषेचन कहां पे होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो यानी जो हमारे घरों में बाबू जो बिजली आता है वो कितना उसका मतलब वोल्टेज होता है ये आपको बताना है। और वो कौन सा करंट होता है? एसी या डीसी? तो बिजली के खंभे से जो हमारे घर में तारों के द्वारा बिजली आता है बाबू वो सबसे पहले एसी करंट होता है यानी अल्टरनेटिव करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। और इसका वोल्टेज कितना होता है बाबू? तो 220 वोल्ट होता है। और ये प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी एसी करंट होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, नहीं हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी होता है और कितना वोल्ट पे आता है? तो 220 वोल्ट पे आता है और ये प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसे आपको याद रखना है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होगा यानी हमारा जो आंख है वो कितना दूर तक का वस्तु देख सकता है? तो हमारा जो आंख है बाबू वो अनंत तक देख सकता है। क्योंकि हम लोग जो तारा देखते हैं ना छत पे सोए रहते हैं और ऐसे देखते हैं तारा, जो तारा है ना बाबू अनंत में है यानी उसका दूरी हम लोग माप नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन तारा को हम लोग देख लेते हैं ना। यानी देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना है, कितना दूर तक का वस्तु हम लोग देख सकते हैं? तो अनंत, इसका कोई भी अंत नहीं है, अनंत तक की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ देगा एक स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु कितना होगा? ये तो दूर बिंदु अनंत हो गया, निकटतम बिंदु कितना होता है? तो निकटतम बिंदु बाबू 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी पे रख के किसी वस्तु को आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा। और उसको जितना ही पास लाइएगा, जितना पास लाते जाइएगा आपके आंख पे जोर पड़ेगा और वो धुंधला दिखाई देने लगता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है निकटतम बिंदु और दूर बिंदु बाबू कितना
होता है तो अनंत होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और आज हम आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में हूबहू लड़ेगा, एकदम डिटो लड़ेगा। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। और ये 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आज ही याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें क्षारीय पीएच क्षारीय विलयन है, यानी इसमें कौन सा विलयन का मान क्षारीय है। तो क्षारीय जो विलयन होता है बाबू, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है क्षारीय विलयन का, तो क्षारीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में होता है। अगर कोई क्षारीय विलयन है, क्षारीय पदार्थ है, तो उसका पीएच कितना होगा 7 से लेके 14 के बीच में होगा। तो 7 से लेके 14 के बीच में कौन है, तो 7 से लेके 14, 7 तो बाबू उदासीन होता है, 7 के बाद 8 जाइएगा क्षारीय, 9 जाइएगा क्षारीय, 10 जाइएगा क्षारीय, ठीक है ना। तो ये 13 जो है ना बाबू, ये क्षारीय होगा, ये क्षारीय पीएच वैल्यू देगा। यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आपको याद रखना है ब्रोमीन, यानी बी आर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर बाबू क्या होता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देगा, वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो पारा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव यानी लिक्विड के रूप में पाया जाता है, तो पारा। वो कौन सा अधातु है, देखिए ये अधातु है, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन यानी बी आर। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने अबंध पाए जाते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए सबसे पहले पूछ देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने अबंध पाए जाते हैं, तो सिंगल पाया जाता है, एकल बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो 3 गो बॉन्ड पाए जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 3 परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक यानी जो फंगस होते हैं, देखिएगा कोई भी चीज अगर सड़ रहा है ना, तो उसपे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं भुअरी छाप दिया है। वो क्या होता है बाबू, उस पे कवक बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, एकदम मतलब उसका पाचन, उसको खा के नष्ट कर देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो ये मृत जीवी होती है, यानी मरे सड़े गले जीवों को कवक खाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की जो विधि होती है वो मृत जीवी, यानी ये मरे सड़े गले जीवों को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो बाबू प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक होता है ओम। इसे आप लोग याद रखिएगा। और ओम का सिंगल ये होता है, सिंबल ये होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम। अब प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक पूछेगा, तो प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक ओम मीटर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, यानी परिपथ में हम लोग विद्युत धारा को किससे मापते हैं। तो परिपथ में बाबू धारा को किससे मापते हैं, तो ए मीटर या आ मीटर से मापते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिपथ में विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं, तो ए मीटर या आ मीटर से मापते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। और विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो जो ए मीटर होता है ना बाबू, ए मीटर में भी क्या होता है, एक बगल प्लस होता है, एक बगल माइनस होता है। जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसमें भी एक बगल प्लस होता है, एक बगल माइनस होता है। जो विद्युत सेल होता है यानी जो बैटरी होता है, इसमें भी क्या होता है, एगो प्लस और एगो माइनस होता है। लेकिन जो ये कुंडली होता है ना, कुंडली इस प्रकार का होता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इस पे तार ऐसे लपेटे होते हैं, ठीक है ना। जो कुंडली होता है ना, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली पे धन यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है,
बाकी ए मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में प्लस माइनस का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? दो क्वेश्चन पूछता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है और चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण क्या है, तो वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे हैं ना, ये स्वपोषी पोषण करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जो इनके पत्तियों में होता है, और सौर्य प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ये सभी चीज चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए, यानी हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए ये सभी चीज की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि पाया जाता है। खुला परिसरण तंत्र यानी जो हम लोगों का ब्लड है वो नस में बहता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नस नहीं पाया जाता है, उनका जो ब्लड है बिना नसों मतलब नस के बिना ही प्रवाहित होता है शरीर में, उसे बोलते हैं खुला परिसरण तंत्र। तो खुला परिसरण तंत्र बाबू किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो कि कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं। ये आप लोग याद रखिए लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरो 2 का संबंध है। जो यूरो 2 हुआ था मीटिंग, इसका संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध है, आपको याद रखना है वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके लिए मीटिंग हुआ जिसका नाम रखा गया यूरो 2। तो यूरो 2 का संबंध बाबू किससे है, तो वायु प्रदूषण से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल का बाबू रंग कैसा होता है आपको बताना है। तो क्लोरोफिल कहां पे पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरा होती हैं। हरा क्यों होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि जो क्लोरोफिल है ना, इसमें हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, ठीक है ना, हरा रंग। तो जब भी क्वेश्चन आएगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, इसीलिए ये पेड़ पौधों की पत्तियों को क्या करता है, हरा कर देता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी जो बैटरी होती है इससे कैसा धारा निकलता है, AC करंट निकलता है कि DC निकलता है। तो बैटरी से आपको याद रखना है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट निकलता है, DC करंट निकलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो बिजली का खंभा से हम लोग घर में लाइट आता है वो क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ये AC करंट होता है। इसको छुइएगा करंट मारेगा, और बैटरी वाला तार को छुइएगा तो इससे करंट नहीं लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर दोनों का SI मात्रक सेम होता है। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। एम्पियर बाबू किसका होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। कुलाम्ब किसका होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कुलाम्ब होता है। वाट किसका होता है SI मात्रक, तो आपको याद रखना है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के बाबू कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु सबसे अच्छा सुचालक है, कौन सा धातु है जो विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी वो फट से गर्म भी हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत तेजी से प्रवाहित होती है। तो कौन है जो कौन ऐसा धातु है जो सबसे अच्छा सुचालक है, तो आपको याद रखना है Ag। Ag का मतलब होता है बाबू चांदी, आप लोग याद रखिएगा। जो चांदी है ना, ये विद्युत का भी सबसे अच्छा सुचालक है और ताप का भी ये सबसे अच्छा सुचालक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तल है। अब आपको बताना है पित्तल क्या है, धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है। तो पित्तल बाबू क्या है, पित्तल मिश्र धातु है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पित्तल किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जिंक से, ये आप लोग याद रखिएगा।
बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इसमें का जो पढ़ा रहे ना, इसमें का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको अब भी एकदम आज ही आपको याद होना चाहिए। तो पित्तल बाबू क्या है? मिश्र धातु है। और पित्तल बाबू किनसे मिलकर बना होता है? तो तांबा और जिंक, तांबा और जिंक को मिलाइएगा तो बाबू पित्तल बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू? तो 7 से कम। 7 से कम अगर किसी विलयन का पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो बाबू क्या होगा? वो क्षारीय हो जाता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो ये उदासीन हो जाता है। आपको याद रखना है, ये उदासीन होता है। ये सब आपको याद रखना है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम राइट हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। और अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग यानी जो हमारे शरीर में से क्या करता है? जो हानिकारक पदार्थ यानी जो कचरा है उसको बाहर निकालता है। तो जो हमारा स्किन है ना, ये भी उत्सर्जी अंग है। जो हमारा किडनी है ये भी उत्सर्जी अंग है। जो हमारा फेफड़ा है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है, वो भी उत्सर्जी अंग है। तो इसमें केवल वृक्क दिया है, किडनी दिया है। तो किडनी जो है ना बाबू, ये हमारा उत्सर्जी अंग है। ये हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शुक्राणु बनता है। अब आपको बताना है कि जो शुक्राणु है ये कहां पे बनता है। तो शुक्राणु कहां पे बनता है या शुक्राणु का मोचन कहां पे होता है? तो वृषण में होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी जो मानव का आंख होता है, मानव का नेत्र जो होता है, इसमें किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में आपको याद रखना है उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये सब क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, आपको याद रखना है, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है? तो विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर का ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम्ब किसका होता है? तो विद्युत आवेश का होता है। वाट किसका होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में बाबू कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। वो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितना? 78%। इसे आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा गैस वायुमंडल में कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस बाबू कितना पाया जाता है? तो लगभग 21%। इसे आपको याद रखना है, लगभग 21% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ये सब के सब बाबू एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? अब इसमें से आपको बताना है भाई किसका अर्थ जल होता है। तो इसमें किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपको पता है ना किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश का चाल बाबू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ये मीटर प्रति सेकंड में है। अगर किलोमीटर में देगा तो 3 लाख किलोमीटर। देखिए अगर किलोमीटर में देगा ना तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्या होगा? ये किलोमीटर में। मीटर प्रति सेकंड में आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सबसे ज्यादा देता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ना सबसे ज्यादा होती है। परावर्तन के नियम से संबंधित है, निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला जो नियम है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, तो जो आपतन कोण होता है बाबू ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन का यही ना पहला नियम है। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए 2 गो होता है, एक गो होता है जाइलम।
अगला क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए दो गो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है बाबू आपका फ्लोएम। ठीक है ना, एक जाइलम दूसरा होता है फ्लोएम। अब इन दोनों में ना बाबू बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जाइलम किसका परिवहन करता है, नहीं जाइलम किसको ढोता है, परिवहन यानी ढोने का काम करता है। तो जो जाइलम है ना ये जल का परिवहन करता है, जल को ढोता है, और जो फ्लोएम होता है ना ये भोजन का। अब कैसे याद रखा जाए, तो ज से जाइलम और ज से जल, ठीक है ना, तो ज से जाइलम ज से जल। तो जाइलम जो है ना वो जल का परिवहन करता है, और जो फ्लोएम है ना वो क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। तो इस प्रकार से अब आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि जो ज से जाइलम है वो जल का परिवहन करेगा, और जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो पादप में जो फ्लोएम है ये भोजन का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें बाबू कैसे गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ा टेढ़ी नहीं, हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी अलग अलग माध्यम है। निर्वात में प्रकाश का चाल कुछ अलग होगा, प्रकाश का चाल कुछ अलग होगा, कांच में प्रकाश का चाल कुछ अलग होगा। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, ये भी आपको याद रखना है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी जो घर में हमारा जो ये सर्च लाइट होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है, यहाँ पे जो आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक शीशा रहता है ऐसे गोल, और बीच में लाइट होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ये कैसा होता है, तो आपको याद रखना है सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। और मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, आगे का जो लाइट होता है जिसे रात में जला के चला जाता है, वो भी उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, तो किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, सीएनजी, ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है वाहन में, गाड़ी वाला ईंधन। आप लोग सुने ना कि सॉरी गैस वाला गाड़ी, ठीक है ना, गैस वाला गाड़ी यानी वो चलता है गैस पे, यानी गैस कौन सा, तो सीएनजी गैस पे चलता है। इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, खाना बनाने में प्रयोग करते हैं एलपीजी, जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी होता है। दूसरा बायोगैस का प्रयोग करते हैं, कोयला का प्रयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होता है। घरों में जो विद्युत दुर्घटना होता है, आप लोग जानते हैं ना, विद्युत से यानी इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाता है, ठीक है ना, जब गर्म तार ठंडा तार आपस में चिपकता है तो वहां पे चिंगारी निकलने लगता है, स्पार्क होने लगता है। अगर आसपास जलने वाला चीज रहेगा तो उसमें आग लग जाएगा और पूरा घर में आग लग जाता है। तो घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो आपको याद रखना है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी जब गर्म तार ठंडा तार चिपकता है तो वहां पे स्पार्क होता है, आग निकलने लगता है, यही है शॉर्ट सर्किट। इसी के कारण घर में विद्युत दुर्घटना होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, यानी आप लोग देखते होंगे जब उंगली कटता है तो 2 मिनट तक खून बहता है, और 2 मिनट के बाद वहां पे रक्त जो है ना जम जाता है, थक्का बन जाता है। तो रक्त को बाबू वहां पे क्लोटिंग कौन करता है, रक्त का थक्का कौन जमाता है ताकि खून ना निकले, तो रक्त में एक पदार्थ है रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु यानी जो प्लेटलेट्स होता है ना वही रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नहीं तो ऐसे कट जाएगा हाथ तो 24 घंटा खून निकलते जाएगा, शरीर का खून निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो खून में एक पाया जाता है रक्त बिंबाणु यानी इसे प्लेटलेट्स बोला जाता है। जब हाथ कटता है ना तो कुछ समय तक खून बहता है, 1-2 मिनट तक, और उसके बाद वहां पे क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का बन जाता है, खून बाहर निकलने नहीं देता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो हमारा खून है वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके कारण। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी एक अगर जवान आदमी है तो उसके कितने दांत होंगे, तो एक जवान आदमी के 32 दांत होते हैं, आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दूध का दांत या बचपन का दांत कितना होता है, तो दूध का दांत या बचपन का दांत कितना होता है, 20 को होता है, जो बचपन में ही टूट जाता है। ये 20 को दांत जो है ना ये बचपन में टूट के दोबारा जमता है, उसे हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। और ये 32 दांत जो होते हैं ना जवान आदमी के, परमानेंट है, एक बार टूट गया तो फिर दोबारा नहीं जमेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो जो दंत विशेषज्ञ हुए हैं यानी जो दांत के डॉक्टर हैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो आपको याद रखना है अवतल। चिकित्सा क्षेत्र में यानी डॉक्टरी क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण को जितना पास रखिएगा उतना बड़ा उसमें प्रतिबिंब बनेगा। आप दांत के डॉक्टर के पास जाइएगा ना, चम्मच की तरह इतना छोटा लेगा और एक लेगा यहाँ पे उठाने वाला, ऐसे मुंह मतलब दो चीज
लेके देखता है। ये क्या करेगा, चम्मच की तरह अगर दांत में पीछे है ना, यहाँ पे लगा देगा और देख लेगा कि दांत में क्या-क्या हुआ है, ठीक है? तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत को देखने के लिए? अवतल दर्पण का। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसे संरक्षित करना था, यानी किसे बचाना था? तो चिपको आंदोलन में बाबू किसको बचाना था? तो पेड़ों को काटने से बचाना था और इसी के लिए बाबू क्या किया गया? आंदोलन किया गया। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे और चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ पे किया गया था? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से किया गया था। इसमें वृक्षों को बचाना था। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट बाबू किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन बाबू बहुत आता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये सब आपको याद रखना है। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना? इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसीलिए 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में जो विद्युत धारा उत्पादित होता है, इसकी यहाँ पे भारत में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। आप लोग याद रखिएगा कितनी आवृत्ति पे ये बनता है? 50 हर्ट्ज होता है। और हमारे घरों में जो विद्युत आता है वो कितने वोल्ट पे आता है? 220 वोल्ट पे आता है। और कौन सा करंट होता है? तो एसी करंट होता है, यानी अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्लीय वर्षा होता है बाबू, ठीक है ना, जिस वर्षा में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाता है उसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम। 5.6 से कम जब अम्ल यानी जो वर्षा होगा उसका पीएच मान, देखिए पानी का पीएच मान 7 होता है, 7 पे उदासीन, 7 से कम होगा 6, 6 से कम होगा 5। तो अब ये अम्लीय होते जा रहा है ना पानी, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है? तो अम्लीय वर्षा जो है बाबू आपको याद रखना है SO2 और NO2 के कारण से होता है। सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होता है अम्लीय वर्षा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार जो है ना बाबू, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। और मनुष्य में के मुंह में बाबू लार निकलते रहता है। तो लार कहां से निकलता है? तो मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो मनुष्य के लार में बाबू कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आपको याद रखना है चांदी, जिसका संकेत Ag होता है। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और चांदी जो है ना विद्युत का सर्वोत्तम चालक, यानी सबसे अच्छा चालक है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम क्या है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये CFC क्या करता है? तो जो ओजोन परत है ना उसको नष्ट करता है। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और CFC जो है ना वो क्या करता है? यहाँ पे ओजोन परत को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध जो सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। और शुद्ध सोना अगर पूछ देगा कि शुद्ध सोना कैसा होता है, यानी 24 कैरेट वाला सोना कैसा होता है? तो मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। कैसा होता है? मुलायम होता है। और गहना बनाने वाला सोना बाबू कितना कैरेट का होता है? यानी आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो गहना बनाने वाला जो सोना होता है ये 22 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शुद्ध जल कैसा होता है आपको बताना है। तो शुद्ध जल बाबू कैसा होता है? उदासीन होता है, ना ही ये अम्लीय लगता है ना ही ये क्षारीय लगता है, इसलिए उदासीन है। और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है? यानी जो हमारा खून है ये लाल क्यों दिखाई देता है? तो खून में पाया जाता है बाबू हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? और हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा खून है यानी जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? यानी जो केंचुआ होता है वो किस अंग से श्वसन करता है? तो केंचुआ जो है ना आपको याद रखना अपने त्वचा से श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, द्विलिंगी जंतु कौन सा है? तो द्विलिंगी जंतु कौन सा है? केंचुआ है। आप लोग देखिएगा वो उसमें 2 मुंह होते हैं, एक आगे से भी चलता है पीछे से भी चलता है, तो उसमें दोनों लिंग होते हैं, ये द्विलिंगी होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा केंचुआ। और केंचुआ किससे श्वसन करता है? तो अपने स्किन, त्वचा से। वायुमंडल में कौन सा रंग
यानी कौन सा वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग, तो वो वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलता है? तो आपको याद रखना है नीला। वायुमंडल में नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है, इसीलिए आकाश में जब आप लोग देखिएगा ना, आकाश हमारा नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीला रंग आकाश में ऊपर फैला हुआ है, जब हम लोग नीचे से देखते हैं तो नीला नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलता है? तो नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है, और इसी के कारण से जो आकाश है ना वो हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो आपको याद रखना है XX। स्त्रियों में XX पाया जाता है, और जो नर होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं उसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो XY पाया जाता है। कौन? XY पाया जाता है, आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा यानी एक जैसा जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी एक जैसा जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाता है, दोनों एक्स होता है, और पुरुषों में क्या होता है? अलग अलग होता है, इसमें पूर्ण जोड़ा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस पेपर से हम लोग अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। लिटमस पेपर हमें किससे मिलता है? तो आपको याद रखना है लाइकेन से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है हमें? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? जो 1 ग्राम सोना है ना, उससे हम लोग कितना लंबा तार खींच सकते हैं? तो 1 ग्राम सोना से आपको याद रखना है 2 किलोमीटर। जान लीजिए कितना लमड़ता है, कितना ये तन्य है। 1 ग्राम यानी इतना नाखून बराबर होगा 1 ग्राम। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? अब आपको बताना है किस में छोटा बनता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे केवल होना चाहिए। किस दर्पण से केवल, इस दर्पण से केवल छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण से केवल छोटा बनता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? यानी जो हम लोग भोजन करते हैं ये कहाँ पे जाके पूरी तरीके से पच जाता है? तो पाचन की क्रिया बाबू कहाँ पे पूर्ण होती है, यानी भोजन पूरी तरीके से जाके कहाँ पे पचता है? तो आपको याद रखना है छोटी आंत। छोटी आंत में जो भोजन है ना, वहां पे जाके पूरी तरीके से भोजन जो है वो पच जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? यानी पुष्प का कौन सा भाग बाबू फल बन जाता है? तो आपको याद रखना है अंडाशय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग है ना, वही फल लगता है। आप लोग देखिएगा, जैसे आपके घर और में जैसे मतलब फल उल का बगीचा होगा ना, सबसे पहले वहां पे फूल आएगा, और फूल के बाद ही वहां पे फल लगता है, ठीक है ना। तो फूल में एक होता है अंडाशय, अंडाशय ही विकसित होके क्या बनता है बाबू? फल बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत को साफ कर रखने के लिए दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं, यानी दांत साफ करने वाले जो दंत मंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दांत साफ करने वाला दंत मंजन कैसा होता है बाबू? क्षारीय होता है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 एचपी एक अश्व शक्ति बराबर होता है। 1 एचपी यानी एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो आपको याद रखना है पपीता। जो पपीता है ना, ये एक लिंगी है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? जब भी आप लोग चिप्स खरीदने जाइएगा ना, चिप्स कम उसमें हवा ज्यादा रहेगा। हवा नहीं, वो गैस है। कौन सा गैस है? तो आपको याद रखना है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है ना, वो क्या करता है? खाद्य सामग्री को बहुत ज्यादा दिन तक ताजा बना के रखता है। चिप्स का पैकेट जैसे ही आप लोग खोल दीजिएगा ना, और उसको 1 घंटा बाद देखिएगा तो मुलायम हो जाएगा, वो खाने में उसका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये क्या करता है? खाद्य सामग्री को ताजा बनाए रखता है, उसको खराब होने नहीं देता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना? 78%। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको एकदम याद रखना है। क्लास आपको कैसे लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और इसे आज के आज ही इसे आप लोग याद कर लीजिए, और 80 में से कितना आपका सही हुआ ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।